नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। देखिए दोस्तों, आज सुबह से जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है तक टिप्पणी कर रहे हैं और आज सुबह से इस पे चलाया जा रहा है कि आखिर अचानक से कल ही जो है वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही जो है बोलना पड़ रहा है। इस खास मसले पे हमारे साथ माने जाने अधिवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसे बयान देने के पीछे की क्या वजह हो सकती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, जिसमें वहां पर जो गवर्नर थे किसी भी बिल को अनुमोदन नहीं करते थे, अर्थात एक्ट के रूप में नहीं लाते थे, वो उसको लेकर के वो कहीं न कहीं पर पोस्टपोन कर देते थे। पोस्टपोन करने का तरीका ये होता था कि जो पॉकेट वीटो होता है वो रेफर कर देते थे किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जबकि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। स्टेट का कोई भी लॉज हो, कोई भी कानून हो तो वो सिर्फ स्टेट के लेवल पर ही बनता है और सेंट्रल का लॉ और कानून होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट होते हुए वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, उनकी सिग्नेचर लगती। उन्होंने क्या किया कि मामले को अपने बचाव के लिए एक राजनीतिकरण किया, मामले को अपने आप से बचाया और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लिख दिया कि इसकी हमें समीक्षा चाहिए, भेज दिया सबको। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी समीक्षा करेंगे, 2 साल 4 साल 10 साल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास स्टालिन जी पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जो परदीवाला जी थे उन्होंने बोला कि बिना किसी अब गवर्नर के ज़रूरत के 10 के 10 बिलों को उन्होंने सीधा एक्ट में कन्वर्ट कर दिया और सीधा बोल दिया कि अब आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद से उन्होंने लिमिट भी लगा दी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्यों? क्योंकि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया था कि आप इसमें हमें समीक्षा दीजिए, तो उनके पास 3 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को नहीं रखा जा सकता है। तो इसके लिए जो हवाला दिया गया कि आर्टिकल 142, 143 में, जैसे मैंने आपसे बोला कि 143 में स्पेशल साहब यही नहीं रुक रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, अपने आप को ही इतना वो ना माने। धनखड़ साहब इसलिए कह रहे हैं, उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। जो वक्फ एक्ट आया हुआ था, जिसके जेपीसी के चेयरमैन आपने देखा होगा कि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। अभी जगदम्बिका पाल, क्या नाम है उनका, मुझे लग रहा पाल जी ने, उन्होंने भी बोला है। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से यदि जेपीसी की सारी चीज़ों की समीक्षा हुई थी और उसमें कानून में कहीं कोई वक्फ के एक्ट में कहीं कोई कमी आएगी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे लगता है वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी परेशान हो गए हैं और वो भी अपने पद से इस्तीफा देने की बात अब भारत देश के लिए जनता के सामने ज़रूर करेंगे। और इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 महीने के अंदर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल दिया है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी भी एक्ट को आप बिल के अंदर अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं, तो वो भी इस्तीफा उनको भी लगता है कि अब दे देना चाहिए, क्योंकि उनके भी अब सांसें समा नहीं रही हैं कि किस प्रकार से कानूनी तरीके से कानून की रक्षा की जाए या धर्म की रक्षा की जाए या किसी पार्टी विशेष ने जिसने उनको प्रमोट किया है उसको ध्यान में रखा जाए। वह भारत का जो जनता को लेकर के प्रेसिडेंट का पद है उसका ध्यान नहीं दे रही हैं। क्यों? यह इस चीज़ से स्पष्ट होती है कि जब वक्फ को लेकर के बिल जब एक्ट के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बनने के लिए गया था तो बहुत सारे मुस्लिम इस्लामिक संगठन जो थे उनसे मिलने की कोशिश किए, बहुत सारे अन्य संगठनों भी मिलने की कोशिश किए। उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के न तो उनको टाइम दिया और न ही उस एक्ट में उनके बारे में सुनवाई। क्या सुन लेते तो क्या कोई दिक्कत हो जाती? आपको जो करना तो आप कर देते। तो मुझे कहना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ जी जो है वक्फ पे जो फैसला आया है इसलिए वो अपना उनको 2 चीज़ों को लेकर के परेशानी है। एक तो टाइम लिमिट बॉन्ड कर दी गई है, कितने दिनों से ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने समय नहीं ले सकते। दूसरा जो वक्फ को लेकर के आया था, जो भारत देश की ये बोला जा रहा था कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वक्फ के नाम पर है, उस प्रॉपर्टी को आजकल जो भारत देश की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से सरकार पूरी प्रॉपर्टियों को भारत देश की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है, निजीकरण में आप देखेंगे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, आप जा कर के 2 मिनट बैठ नहीं सकते हो, 10 मिनट से ज़्यादा सब जगह टाइम बाउंड कर दिया गया है। AC 1 टियर का टिकट हो या 2 टियर का, फिर भी आप जाएंगे तो वेटिंग पहले जहाँ फ्री होती थी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, वहाँ जा कर के आप 10 रुपये पर आवर का चार्ज 20 रुपये का लगता वो देते हैं। ये सब जगह जो प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया उसमें बहुत सारे पॉश एरियाज़ पर वक्त की ज़मीनें अभी भी थी, उसको बचाने के लिए और उन लोगों को इस तरीके से सरकार ले करके PPP मॉडल होता है, जो प्राइवेट पार्टनरशिप जो प्रोसेस होता है या कोई भी अन्य मॉडल, इस तरह के मॉडलों को लेकर के सरकार उन लोगों को सौंपना चाहती है। उनकी ये मंशा है जिसको लेकर के विभिन्न अनियमित इनरेगुलराइज
नियम कानून को लेकर के आए हैं, इसीलिए सारी चीज़ों को ट्रेंड भी कर रहे हैं। इसी चीज़ से सरकार के ऊपर और सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनडायरेक्टली दबाव बनाना चाहती है। कुछ तो उनके मिनिस्टर बना रहे हैं, कुछ उनकी आर्मी बना रही है, और कुछ हो सकता है सोशल मीडिया के थर्ड पर्सन जो हो, थर्ड जो ट्रोल पैनल है वो कर रहा हो। ये सारी चीज़ों के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में जवाब लेने का एक तरीका बनाया गया है, जो कि कोशिश की जा रही है। धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है, तो क्या कोर्ट को बिना जवाबदेही के सुपर सरकार जो है बन जाना चाहिए कोर्ट को? मुझे ये लग इस तरीके से धनखड़ जी को यह भी समझना चाहिए, क्योंकि वो वकील थे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। उनको यह भी समझने की आवश्यकता है कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ नियम बनाने का पावर है, न्यायिक प्रक्रिया कैसे की जाएगी और न्यायिक समीक्षा का पावर उनके पास नहीं दिया गया है। जब न्यायिक समीक्षा का भी पावर चला जाएगा तो जुडिशरी और साथ में ट्रिब्यूनल कोर्ट भारत देश से उस दिन से लॉक लग जाएंगे। यह भी उनको जानने की ज़रूरत है कि जिस सुप्रीम कोर्ट से आप वकील बन करके किसी पार्टी से जुड़े रहे और उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद तक पहुँचे हैं, तो उसको तो कम से कम थोड़ा ध्यान रखिए। उनको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ में प्रत्येक भारत देश का नागरिक अभी भी जुडिशरी सिस्टम पर बिलीव करता है, और कुछ भी उसके साथ में एक्ट को लेकर के या किसी भी इलीगलिटीज़ को लेकर के परेशानी होती है तो सीधा किसी न किसी कोर्ट में भागता है, चाहे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, चाहे वो जुडिशरी वाले में जाऊं तो लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट हो। सारे चीज़ों पर कहीं न कहीं पर व्यक्ति डिपेंड होता है, और इस चीज़ को लेकर के धनखड़ साहब यही नहीं रुक रहे हैं, एक दो सवाल और लूंगा वकील साहब। धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि जिस जज के घर में करोड़ों रुपए मिल गए, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ उनके ऊपर? इसका जवाब तो देते नहीं बन रहा है। देखिए, मैं दो चीज़ों को लेकर के बोलना चाहता हूँ आपकी। ये बात उनकी अच्छा प्रश्न है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो चीज़ें मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे ही इन सारी चीज़ों को लेकर के एलिगेशंस आए हैं, इमीडिएट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो हाई कोर्ट के जस्टिस उस समय हमारे वर्तमान के जो उपाध्याय जी हैं, उनकी सदस्य 3 सदस्यीय टीम, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जस्टिस होता है, एक कंसर्न जो हाई कोर्ट होता है उसका जस्टिस होता है चीफ, और एक लॉ ऑफिसर होता है। 3 लोगों की टीम बनाई जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसी भी जज की जो उसको जांच की प्रक्रिया है। अब उन तीनों की सदस्यीय टीम की रिपोर्ट आई, उन्होंने तुरंत अपलोड करा दिया। कहाँ गड़बड़ी की आप बताइए? उन्होंने तुरंत वीडियो को अपलोड कराया और सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से डीपली सारी चीज़ों को बोला। जो वर्मा जी थे जस्टिस, तो उन्होंने बोला कि हमारी और जांच करा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, हरियाणा के चीफ जस्टिस, उसके साथ में कर्नाटका के चीफ जस्टिस और हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस, इन 3 सदस्यीय चीफ जस्टिसों की कमेटीज बनाई गई। और इसके साथ में लायरों को लेकर के भी ऑब्जेक्शन था, तो लायरों के भी एक अलग पैनल बना करके टीम बना दी गई, जिसमें अग्रवाल साहब वगैरह कई हमारे जानने वाले भी लोग थे, वो लोग भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो ये जब समीक्षा की रिपोर्ट आ जाएगी तो अपने आप कार्रवाई कर देगी सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहना है कि उसमें एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें तो सिंपल सा जवाब है उसका।